अगर आप पहले से PGEE के बारे में जानते हो तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी ताकि आप डायरेक्टली उस टॉपिक पर स्विच कर सकें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी सबके लिए हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू PGEE। तो PGEE का एग्ज़ाम कैसा आता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, फ़ीस क्या होती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे A to Z। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ PGEE। तो PGEE का फुल फॉर्म होता है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये हमारा एग्जाम होता है IIIT हैदराबाद में MTech, MS और PhD एडमिशन्स के लिए। तो इस वीडियो में हम PhD पे फोकस नहीं करेंगे, बेसिकली मैं आपको MTech के बारे में बताऊँगी और MS के बारे में बताऊँगी और ज़्यादातर चीज़ें विल बी बेस्ड ऑन MTech एडमिशन्स। तो MTech और MS में MTech हमारा 2 साल का होता है और MS हमारा 2 से 3 साल तक वैरी करता है। MS इज़ बेसिकली रिसर्च बेस्ड। हम इसे जब IITs में एडमिशन लेते हैं तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज MTech TA और MTech RA। अगर आपको MTech TA, MTech RA या फिर MS के बीच में डिफरेंस नहीं पता है और आपको इस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। नाउ कमिंग टू बैक टू IIIT हैदराबाद। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि MTech एडमिशन्स या फिर MS एडमिशन्स के लिए होता है। अब हम MTech पे अगर बात करें तो MTech एडमिशन्स में हमारी 2 ब्रांच आ जाती हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एक होती है CSE और एक होता है CSIS। CSE दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और CSIS मतलब कंप्यूटर साइंस विद द स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब काफ़ी सारे NITs भी CS में हमारी 2 ब्रांचेस ऑफर करती हैं, एक MTech इन CSE और एक MTech इन CSIS। तो अगर आपको इसके बीच में डिफरेंस जानना है तो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो कमिंग बैक टू द एग्ज़ाम, तो बेसिकली CSE या CSIS में एडमिशन्स के लिए हमारा IIIT हैदराबाद एग्ज़ाम करवाता है जिसका नाम होता है PGEE। अब जो ये एग्ज़ाम है वो मोस्टली गेट सिलेबस पे ही बेस्ड होता है। एक हमारे इसमें 2 पेपर हो रहे होते हैं या फिर 2 सेक्शंस कह सकते हैं। वन इज़ जनरल एप्टीट्यूड एंड वन इज़ टेक्निकल सेक्शन जस्ट लाइक गेट। तो अब इसका सिलेबस क्या है, वो बेसिकली ऑलमोस्ट गेट की तरह है। जनरल एप्टीट्यूड का अलग सिलेबस है और टेक्निकल सेक्शन का ऑब्वियसली अलग सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं CSE का सिलेबस आपको बताऊँगी। अब अच्छे से सिलेबस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप में ले चलती हूँ। तो लेट्स सी इट इन द लैब। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ PGEE की साइट। सो लेट्स टाइप PGEE 2024। तो ये हमारी PGEE की साइट है। यू कैन सी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। MTech फॉर 2 years एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा MS बाय रिसर्च है वो 2 years लिखा हुआ है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये 2 से 3 साल तक वैरी करता है। बाकी आई एम नॉट श्योर कि अगर ये 2 साल जो इन्होंने लिखा है दैट इज़ स्ट्रिक्टली 2 years या फिर ये 3 साल तक भी वैरी कर सकता है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ था 17 Feb को, 1 April को क्लोज होगा इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 4 में 2 से 5 बजे तक चलेगा, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम है। बाकी फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इन द सेम वे दैट आई टोल्ड यू MTech इन CSE, फिर CSIS एंड सब्जेक्ट टेस्ट जो CSE एंड GA यानी जनरल एप्टीट्यूड। और ये सब आप एलिजिबिलिटी वगैरह खुद से चेक कर लेना, साइट में आपको दे दूँगी। नाउ आप देख सकते हो कि इसका एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है वो कि 2500 रुपीज़ है। तो या दैट इज़ द फीस। अब लेट्स सी द डिटेल एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ओके वील कम टू दिस लेटर। अभी हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू होम एंड मुझे थोड़ा सा ढूंढने के बाद PGEE का सिलेबस मिला, तो ये साइट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नाउ दिस इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड 90 मिनट्स, सब्जेक्ट पेपर 90 मिनट्स, यानी कि फिक्स है कि आपका जो एप्टीट्यूड पेपर है वो 90 मिनट्स में आपको करना है। इट्स नॉट लाइक कंबाइंड। बाकी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% फॉर रॉन्ग आंसर्स इन बोथ द पेपर्स, यानी इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है जबकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सो यू कुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने कुछ भी सिलेबस नहीं दिया है। दे हैव जस्ट सेड दैट दिस इज़ बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक क्वेश्चंस एंड ऑल। बाकी यहाँ पे हम अब CSE का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो हमारा कॉमन है। तो इसमें इन्होंने लीनियर अलजेब्रा स्पेसिफाई किया और कैलकुलस स्पेसिफाई किया, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसमें हमारे 2 आने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस। तो आप ये देख सकते हो कि सिलेबस ऑलमोस्ट गेट जितना ही है। नाउ CSE में दे हैव गिवन DLD, C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, डिस्क्रीट, फिर रिलेशनल डेटाबेसेस। यार ये सेम चीज़ है जो आपने गेट में पढ़ा था, दैट इज़ DBMS। बाकी C एंड OS। बाकी इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हटा भी दिए हैं, जैसे कि आई कांट सी COA है, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एंड और भी सब्जेक्ट्स नहीं है। सो या दैट इज़ द सिलेबस फॉर CSE एंड दैट इज़ द सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर।
अब हमने सिलेबस तो समझ लिया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएंगे कि क्या हमें PGEE की प्रिपरेशन करनी है, PGEE का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो फिर अभी तक अब आप सबने गेट दे दिया है और अब मोस्टली बच्चों ने आंसर की भी आ चुकी है, सबने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, चेक कर लिया होगा, एंड मैनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन टू द रैंक प्रेडिक्टर्स, और आपने अपनी रैंक भी प्रेडिक्ट कर ली होगी। और अगर आप अभी तक नहीं की है तो आई विल सजेस्ट कि रैंक प्रेडिक्टर से अपनी रैंक प्रेडिक्ट ज़रूर करो, और रैंक प्रेडिक्टर की एक्यूरेसी पे भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे बताना। अब आपको अपनी रैंक पता है, नाउ यू नो वेयर यू स्टैंड। जो रैंक प्रेडिक्टर में आपकी रैंक दिखा रही है उसके आसपास आपकी कहीं रैंक आने वाली है, तो अब आपको पता होगा ऑलमोस्ट कि आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे, आपने जो सोचा था वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, लाइक सपोज यू आर हैविंग रैंक मोर देन 1500, मोर देन 1000, या फिर जो भी आपको लगता है कि आपका ड्रीम कॉलेज उसमें सिक्योर नहीं हो पाएगा एंड यू आर अ बिट नर्वस अबाउट योर फ्यूचर, तो PGEE बेसिकली आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन फिर से लेने का आपको मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप नहीं श्योर हो कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो आपको PGEE की प्रिपरेशन तो डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रखी है, आपको सिलेबस पता है, सब कुछ पता है। जस्ट आपको 2-3 महीने पढ़ाई और नहीं छोड़नी है, आपको जस्ट नॉर्मल रिविजन करना है और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरे हिसाब से PGEE की प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए, बट बिफोर यू डू PGEE प्रिपरेशन एक बार आप वहाँ की फ़ीस और वो सारी चीज़ें भी ज़रूर चेक करना, और फिर अपने हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेना। अब फीस वगैरह के बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बट उससे पहले लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ PGEE विद यू, जिससे मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो PGEE पिछले साल यार मैंने भी दिया था, दैट इज़ PGEE 2023। तो आफ्टर गेट एग्ज़ाम हैपेंड आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस, आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई PGEE मैंने दिया था, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप को अगर एक अच्छी रैंक भी आ रही, सपोज यू आर गेटिंग 700-800 रैंक, देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी आपको PGEE ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ लाइक IIIT हैदराबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो शायद आपको टॉप NITs से भी या फिर जो मिडिल वाले IITs हैं उनसे भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट ना मिल पाए जितनी आपको IIIT हैदराबाद से मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ कंसिडरिंग। अगर आपकी रैंक 700 अब 500 है तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए PGEE देना। नाउ PGEE जब मैंने पिछले साल दिया था तो यार मैंने अभी आपके साथ जो भी सिलेबस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न शेयर किया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है और जो आपका टेक्निकल सेक्शन है उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई कट ऑफ होगा या नहीं होगा। सिमिलरली पिछले साल भी जितना मुझे याद है दे हैव नॉट मेंशन एक भी जगह कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन है और जो टेक्निकल सेक्शन है उसका कोई पर्टिकुलर कट ऑफ होगा। बट व्हेन आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम, तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता रहें, ताकि क्योंकि PGEE के बारे में ऑलरेडी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, एंड इसकी वजह से और भी हमें नहीं समझ में आता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कुछ भी गाइडेंस नहीं मिलती है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि जब हम जनरल एप्टीट्यूड, सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड का पेपर हुआ एंड एट दैट टाइम टेक्निकल सेक्शन वॉज नॉट विजिबल टू अस। तो सबसे पहले आपको जो जनरल एप्टीट्यूड का टाइम था उसमें आपको एप्टी सेक्शन कंप्लीट करना था, एंड आफ्टर दैट आपने एप्टी सेक्शन कंप्लीट कर लिया, फिर ही आपका टेक्निकल सेक्शन खुल रहा था। तो एक बार एप्टी सेक्शन ख़त्म करने के बाद अगर एक आई डोंट नो कि क्या कट ऑफ उन्होंने रखा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ था, बट सर्टेनली एक कट ऑफ उन्होंने रख रखा था एप्टीट्यूड में, बिकॉज एक बार एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया कंप्लीट, उसका टाइम कंप्लीट हो गया, तो सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए टेक्निकल सेक्शन का जो एग्ज़ाम है वो खुला, एंड द अदर स्टूडेंट्स जिनका एप्टी में कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था उनको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भेज दिया गया। तो आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हों, मे बी दे हैव केप्ट अ कट ऑफ काइंड ऑफ थिंग फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ एक बार मैंने आपको बता दिया कि जो सिलेबस है वो कैसे होता है, नाउ एग्ज़ाम कैसे हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो PGEE में कोई भी इंटरव्यू या कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जस्ट लाइक गेट, बट इसमें काउंसलिंग भी होती है। जैसे कि आई टेल यू लास्ट टाइम इन PGEE the exam was of 100 marks and the cutoff that they have kept for qualifying the examination was 58 marks and I got 60 marks in PGEE 2023. बट जब आपका रिजल्ट आता है तो दे विल शो यू दैट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन एंड यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अब जिनके 58 मार्क्स से कम आए वो तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट जिनके 58 से ज़्यादा आए दे आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अब अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए तो वो आपके 3 राउंड्स या 4 राउंड्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वो करवाएंगे, लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो जो भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे ऑब्वियसली जिस भी बच्चे के, वहाँ से वो शुरू करेंगे एंड दे विल स्टार्ट एलोकेटिंग द सीट्स। सपोज दे आर हैविंग लाइक इट्स जस्ट फॉर अजम्पशन पर्पस, सपोज दे आर हैविंग 60 सीट्स, तो उन्होंने ऊपर से लेकर 60 बच्चों को अपनी सीट ऑफर करी। अब उन्हें कुछ टाइम पीरियड ऑब्वियसली दिया जाता है कि वो फीस डिपॉजिट कर दें ताकि उनकी सीट लॉक हो जाए।
अब अगर उनमें से जितने बच्चे सीट लॉक कर देते हैं ऑब्वियसली वो सीट्स आपकी फिल हो जाती हैं, बाकी जो सीट्स बची होती हैं उनके लिए फिर और नीचे वाले बच्चों को दिया जाता है। इस तरीके से राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 की काउंसलिंग होती है। एंड इट इज़ नॉट श्योर कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, लाइक सपोज आई क्लियर द कट ऑफ एट 60 मार्क्स बट लास्ट क्लोजिंग मार्क्स जो थे फॉर PGEE वो 62 मार्क्स, मतलब 62 मार्क्स से किसी भी बच्चे को जिनके 58 से ज़्यादा थे बट 62 से कम थे उनको सीट ऑफ़र नहीं की गई थी। तो बी श्योर कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए तो आपका सिलेक्शन भी PGEE में हो जाए। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ, बिकॉज अगर IIIT हैदराबाद में किसी को भी एडमिशन ऑफर हो रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो इंसान उसे छोड़ेगा, बिकॉज इट इज़ सच अ गुड कॉलेज, जब तक ऑब्वियसली उनके पास बेटर ऑप्शन नहीं है या फिर फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है। तो एवरीवन विल गो विद IIIT हैदराबाद। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। नाउ आई टेल यू, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द पेपर। तो गाइज़ बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे वो बोलेंगे कि जो एप्टी होती है वो बहुत टफ होती है, इट इज़ ऑफ कैट लेवल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक आई टेल यू, आफ्टर गेट आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड स्टडिंग। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का, सो आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड स्टडिंग और लाइक लिटरली आई हैवंट स्टडीड इवन अ वर्ड फॉर PGEE। मैं बस देने चली गई थी। एंड एप्टीट्यूड सेक्शन मुझे बस थोड़ा सा ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो गेट से आपको मे बी जस्ट अ लिटिल बिट लेवल ऊपर रख सकता है, बट पिछली बार एप्टी सेक्शन वॉज ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज गेट। बट हाँ, आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है एप्टीट्यूड में और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की थी एप्टीट्यूड की गेट के लिए तो आपके लिए एप्टीट्यूड सेक्शन भी इतना मुश्किल नहीं होगा। वंस आपने एप्टीट्यूड सेक्शन क्लियर कर लिया तो आपका टेक्निकल सेक्शन भी आई विल से कि ऑलमोस्ट द सेम डिफिकल्टी लेवल ही होता है गेट का। बट हाँ, गेट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज ज़रूर फील होगा, बिकॉज ऑब्वियसली द एग्जाम इज़ डिफरेंट, बट इट इज़ नॉट कि वो डिफिकल्ट होता है वो ईजी होता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि एप्टीट्यूड में, क्योंकि यहाँ पे एप्टी का वेटेज ज़्यादा होता है तो आप एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। बाकी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली PGEE क्लियर हो सकता है। इनफैक्ट आई वॉज सो सैड एट माई सेल्फ एंड आई वॉज सो एंग्री एट माई सेल्फ कि मैंने अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती तो शायद मेरा PGEE में सिलेक्शन हो गया होता, बिकॉज जस्ट 2 मार्क्स से मेरा रह गया था। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप PGEE के लिए प्रिपेयर ज़रूर करो, बिकॉज इट्स जस्ट February नाउ और फिर आपके पास मार्च है, अप्रैल है, 2 महीने हैं, तो फिर मई में एग्ज़ाम है। एंड यू नो व्हाट, इन 2 महीनों में मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टॉप स्टडिंग। ज़्यादातर बच्चे इन 2 महीनों में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गेट के लिए सब इतना इंटेंसली तैयारी कर रहे होते हैं कि सबका मन ही खत्म हो जाता है गेट के बाद पढ़ने का। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं और आप थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा दे दोगे तो आपका एक बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि प्लीज़ आप वो चांस मतलब मत गवाओ, बिकॉज आई लॉस्ट दैट चांस एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू लूज दैट चांस। तो प्लीज़ PGEE की प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फिर से पूरे दिन 6-6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बट या प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ो। PGEE के लिए थोड़ा सा रिविजन और प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड या उसके बाद तो गाइस या दैट्स इट अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट PGEE। और आई थिंक मैंने आपको इनफ मोटिवेट कर दिया होगा PGEE की प्रिपरेशन करने के लिए। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हम अगर IIIT हैदराबाद में जाएंगे तो हमें MTech स्टाइपेंड मिलेगा। तो यार मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देती हूँ। हर कॉलेज में MTech एडमिशन के रिगार्डिंग जो स्टाइपेंड की पॉलिसी है उसका, तो देखो अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, डजंट मैटर कि आपकी रैंक क्या थी और आपका स्कोर क्या था, बट अगर आप MTech करने जाते हो एंड इट डजंट मैटर कि आप गेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो या आप किसी और एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। सपोज़ PGEE के थ्रू आप IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले रहे हो, आपने गेट के थ्रू एडमिशन नहीं लिया, बट अगर आपका गेट क्लियर है, जब आप फॉर्म भरोगे तो दे विल आस्क यू कि आपका गेट क्लियर है या नहीं है। तो बाद में आपको वो स्कोर ऐड करने के लिए बोलते हैं। पिछली बार ऐसा बोला था, इस बार मे बी कुछ चेंज हो गया हो। तो फिर अगर आपका गेट क्लियर होता है तो आप किसी भी कॉलेज में अगर MTech एडमिशन लेते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने किस एग्ज़ाम से एडमिशन लिया है, आपको स्टाइपेंड मिलता ही मिलता है। दैट इज़ 12,400 पर मंथ। तो या दैट वाज अबाउट स्टाइपेंड। अब हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में और IIIT हैदराबाद की प्लेसमेंट्स के बारे में। तो वो रिकॉर्ड्स मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाती हूँ। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप। नाउ अब हम क्योंकि IIIT हैदराबाद की फ़ीस ऑब्वियसली इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, तो फिर इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फाइनेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फ़ीस देखें, फ़ी फॉर द एकेडमिक ईयर 22-24-25, तो MTech CSE CSIS दोनों की फ़ीस है 4 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी पर ईयर एंड नो स्टाइपेंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। आगे मैं आपको स्टाइपेंड के बारे में बता रही हूँ। बाकी तो 4 लाख रुपए इनकी ट्यूशन फ़ीस है एंड यू हैव टू पे
हॉस्टल चार्जेस दैट इज़ 3000 पर मंथ एंड मेस चार्जेस दैट इज़ 4500 पर मंथ, यानी 7,500 रुपये पर मंथ आपका लगने वाला है हॉस्टल और मेस का, और बाकी 4 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस है। तो गाइज़ आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था यार, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन से टॉपिक्स पर मुझसे वीडियोस चाहते हो, तो उस पर जाके कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।